तुम्हें किसी की छोटी से छोटी गलती पे माफ नहीं करता। तुमने तो फिर मेरी पसंदीदा 3 चीजों को कचरे का ढेर बना दिया है। अब खुद ही बता दो इसकी सजा क्या होनी चाहिए। अनाथ की निगाहों निगाहों कांच के टूटे हुए डेकोरेशन पीसेस पर अटकी हुई थी, जबकि इजाफा का दिल चाहा था अपनी इस कदर बेवकूफाना हरकत पर अपना सर पीट ले। बिला वजह इस जलाल से उलझने की क्या सूझी थी उसे। बैठे बिठाए उसने भड़कों के छत्ते में हाथ डाल दिया था। उसे तो इस हरकत पर सॉरी करते हुए भी अजीब फील हो रहा था। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हारी सजा भी मुझे ही तजवीज़ करनी होगी। अनाथ किसी को बख्श दे, ये बात उसकी शान के खिलाफ थी। वो गहरी निगाहों से स्याह बाया में अपने नाजुक वजूद की रनाइयाँ छुपाए खड़ी इजाफा को पूरे हमक से घूरता उसकी जाने बढ़ा था। इजाफा उसके दिखने के अंदाज और आंखों के बदलते तासर से खौफजदा होती उल्टे कदमों पीछे हुई थी। यह एहसास से आ रही बेस इंसान कभी कभी कितना अजीब बिहेव करने लग जाता है, इजाफा से समझ ही नहीं पाती थी। मैंने सॉरी बोला है आपको। इजाफा ने उसकी अपनी जानिब बढ़ते कदमों को रोकना चाहा था, मगर नाकाम रही थी। मगर मैं माफ नहीं करता, सजा देता हूँ। अनाद उसकी एक कदम पीछे हटने पर मजीद 2 कदम आगे बढ़ रहा था, जब अचानक आज़िफा पीछे होती दीवार के साथ जा लगी थी। उसने घबराकर पीछे देखा था, मगर अब मजीद फरार की राह खत्म हो चुकी थी। मुझसे भागना नामुमकिन है। तुम अब मेरी मर्जी के बगैर मुझसे दूर नहीं जा सकती। अगर ऐसा हो चुकी भी तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। उसके हिजाब से फिसल कर चेहरे पर आईलिड को हाथ बढ़ाकर छूते वो उसके पिंक स्कार्फ के हाले में मुकीद चेहरे को देखता मोहब्बत सा हुआ था। उसके चेहरे पर पहली मासूमियत और भोलेपन अनाद मुस्तशिम को हमेशा उसके साथ कुछ भी गलत करने से रोक देता था। अज़फ़ा ने उसकी उंगलियों से अपने बाल आज़ाद करवाने के लिए हाथ बढ़ाया था, जिसे अनाद ने अपने दूसरे हाथ में जगड़ते दीवार के साथ लगा दिया था। इस चक्कर में वो उसके काफी करीब आ गया था। उसकी गर्म सांसें अपनी पेशानी पर महसूस करते अज़फ़ा की हालत गैर हुई थी। सर प्लीज। अज़फ़ा ने उसे उसकी हरकतों से बाज रखना चाहा था, मगर अनाद मुस्तशिम उसके करीब आते एक मुख्तलिफ रवैया अख्तियार कर लेता था। जिस रूप को हमेशा वो अपने सामने लाने से भी खौफजदा रहा था। उसके बालों की लट स्कार्फ के अंदर अड़ते अनाद की उंगलियां उसके नरम गालों को छू गई थी। अज़फ़ा ने करंट खाते झटके से उसकी जानिब देखा था और उसकी ढीली पड़ती गिरफ्त से अपने हाथ आजाद कराती हुए उसे खुद से दूर धकेल गई थी। अनाद भी एकदम होश में लौटा था। अज़फ़ा की खतरनाक हद तक लाल पड़ती रंगत उसे अजीब से एहसास से दो चार कर गई थी। आप जो सजा भी देना चाहे मुझे मंजूर है। मैंने गलती की है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। अज़फ़ा उससे काफी फासले पर होते बोली थी। अनाद ने एक निगाह उस पर डालते वापस अपनी खाली बाहों को देखा था, जिसमें कुछ लम्हे पहले सामने खड़ी लड़की मुकीद थी। तुम्हें इस मीटिंग के दौरान मेरे साथ साथ रहना होगा। तुम्हें एक सेकंड के लिए भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो सकती। अनाद उसे यकटक देखते क्या सजा तजवीज कर गया था उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। उसकी इस अहम तरीन मीटिंग में आज तक उसने किसी को इंटर होने की इजाजत भी नहीं दी थी। ज़ाफ़ा को भी स्टाफ के लोगों से इस बारे में इल्म हो चुका था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अनाद मुस्तशिम उसे अपने साथ रखने की ख्वाहिश में अपने हर नफा नुकसान से बेपरवाह हो गया था। उसे हुक्म जारी करते वह खामोशी से वहां से निकल आया था। यहाँ रहकर वो मजीद खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। ये वही अनाद मुस्तशिम था जो इन प्यार मोहब्बत के कमजोर तरीन जज्बों का शिकार होने से सबसे ज्यादा खौफजदा रहता था और इन्हें अपने करीब भी भटकने नहीं देता था। लेकिन इस वक्त उसे खुद भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी को दावत दे रहा था। जिस इंसान को कभी कोई हरा नहीं पाया था, एक मामूली सी लड़की की खातिर आने वाले वक्तों में वो खुद को हराने वाला था।
آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کمرے میں اس باڈی بلڈر نما شخص کے ساتھ بالکل اکیلی تھی، اس کا مقابلہ نہ کر پاتی، مگر یہ کیا؟ وہبان اس کی طرف جھکا تھا مگر اس کا فوکس تکیے پر رکھا انیشا کے دوپٹے پر تھا۔ انیشا نے گہری سانس ہوا میں خارج کرتے اپنی سوچ کو خود کو کوسا تھا۔ تمہارا اسکارف، ویسے تمہیں کیا لگا میں کیا کرنے والا ہوں؟ انیشا کی جانب اسکارف بڑھاتے ساتھ ہی وہبان نے اس کے لال چہرے پر چوٹ کرتے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، انیشا سے شرمندگی سے بولا بھی نہیں گیا تھا۔ وہبان کے مقابلے آتے وہ ایسی ہی اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ؟ اسکارف کو اچھی طرح اپنے گرد اوڑھتے انیشا نظریں جھکائے تیز لہجے میں بولی تھی، پانی۔ وہبان اب کی بار بھی بنا اس کی بات کا جواب دیے اسے پانی کی آفر کر گیا تھا، جس کی شدید طلب ہونے کے باوجود انیشا نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ انیشا سے خفگی بھری نگاہوں سے گھورتے دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر اس کے دروازے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی وہبان اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتا دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ انیشا نے ہٹنا چاہا تھا مگر وہبان کو دونوں ہاتھ دائیں بائیں اٹکا کر پوری طرح خود پر حاوی ہوتا دیکھ وہ گھبرا کر مزید دیوار کے ساتھ جا چپکی تھی، کیونکہ وہ اس کے کافی قریب کھڑا تھا۔ جب تک تم وہ ثبوت میرے حوالے نہیں کرو گی یہاں سے ہلنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہبان اب کی بات سخت اسپاٹ لہجے میں وارن کرتا بولا، اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ میں نے بتایا نا آپ کو، میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی۔ انیشا ہار ماننے کو تیار نہیں تھی، اور اگر مجھے کچھ مل گیا تو؟ وہبان نے سوالیہ کھوجتی نگاہیں اس پر موڑ کر کی تھی۔ آپ میری تلاشی لیں گے؟ انیشا بے یقینی سے بولی، آف کورس لینی پڑے گی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں، مگر وہ سارے ثبوت خود ہی میرے حوالے کر کے مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہو۔ وہبان یوں بنا اجازت کسی لڑکی کو چھونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسی وجہ سے نہ ہی اس کا انیشا کی تلاشی لینے کا کوئی ارادہ تھا۔ وہ صرف اسے اس حوالے سے خوفزدہ کر کے اس سے ثبوت لینا چاہتا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ انیشا نے اسے اپنی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ روکنا چاہا تھا۔ میرے کام میں اکثر ٹھیک نتائج لانے کے لیے غلط طریقوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ وہبان چاہتا تھا کہ وہ خود اسے سارے ثبوت دے دے۔ انیشا کا چہرہ بالکل ریڈ ہو چکا تھا۔ ایک منٹ رکیں۔ خفگی بھری سخت نگاہوں سے اسے گھورتی آخر ہار مان گئی تھی۔ دیتی ہوں میں، آپ پلیز ادھر دیکھیں۔ آپ پلیز ادھر دیکھیں، انیشا حامی بھرتے بولی۔ اس نے بیک سائڈ پر شرٹ کے نیچے بیگ کے اندر وہ سب پیپرز اور باقی چیزیں ڈال رکھی تھیں۔ وہبان اس کی بات سمجھتا رخ موڑ گیا تھا، مگر وہ انیشا ہی کیا جو اتنی آسانی سے ہار مان جائے۔ انیشا نے نگاہیں گھما کر ارد گرد ہتھیار کے طور پر کوئی شے تلاشنی چاہی تھی، جب اس کی نظر اپنے پیروں کے بالکل ساتھ ہی پڑی اینٹ کی جانب گئی تھی۔ انیشا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس وقت وہ یہ بھول چکی تھی کہ مقابل شخص کون تھا، اور وہ اپنے دل میں اس انسان کے لیے کیسے جذبے محسوس کرتی تھی۔ اس کے لیے اس وقت سب سے اہم کام یہ تمام ثبوت صحیح سلامت اپنے ساتھی تک پہنچانا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جھک کر اینٹ اٹھاتے کچھ فاصلے پر ہی رخ موڑے کھڑے وہبان پر حملہ کر دیا تھا۔ شاید وہ اس وقت یہ بات فراموش کر چکی تھی کہ ایک ایجنٹ صرف آگے ہی نہیں بلکہ ہر طرف نگاہ رکھتا تھا۔ اپنے ارد گرد ہوتی معمولی ترین مومنٹ جو سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں سمجھ جاتا تھا، وہ بھلا خود پر ہونے والے حملے سے کیسے باخبر رہتا۔ انیشا وہبان کے سر پر اینٹ مار کر وار کرنے ہی والی تھی جب وہبان نے اسی لمحے پلٹے انیشا کی کلائی دبوچ کر کمر کے پیچھے موڑتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہبان کے خطرناک تیور بتا رہے تھے کہ اسے انیشا کی اس غلطی نے کس قدر غصہ دلا دیا تھا، جبکہ انیشا کا چہرہ خوف کے مارے بالکل زرد ہو چکا تھا۔ اسے فوراً سے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ دشمن پر وار کرتی آئی تھی، مگر اس بار یہ بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص دشمن نہیں بلکہ ملک کا محافظ تھا، جسے وہ تقریباً مارنے والی تھی۔ سیاہ حویلی میں رہ کر دھوکہ دہی کے علاوہ اور تم سیکھ بھی کیا سکتی ہو، مگر مجھ سے یہ اور سمارٹ ہونا تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔
तुम रखो वो सारे सबूत अपने पास और अपने उन दरिंदे नुमा अपनों के हवाले कर देना। तुम जैसों से इसके अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वबान उसके हाथ से ईंट लेकर दूर उछालता गबजनाक लहजे में बोलता अनीशा को बुरी तरह हट कर गया था। अनीशा ने इन तल्ख लफ्जों पर तड़प कर उसकी जानिब देखा था। उसके इतने सब करने के बाद भी उसकी एक गलती उससे इस इंसान शख्स की निगाह में वापस गिरा गई थी। आई एम सॉरी, वो मैं अनीशा ने कुछ बोलना चाहा था। जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वबान की धार पर अनीशा का सारा कॉन्फिडेंस झाग की तरह बैठ गया था। वो उसे वो सब सबूत देना चाहती थी मगर उसकी मजीद कुछ सुने बगैर ही वहबान उसके करीब हुआ था। अनीशा का दिल एकदम जोर से धड़क उठा था। वहबान ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को छुआ था। अनीशा उसकी इस हरकत की वजह ना समझ पाई। उसके लम्स पर तड़प कर पीछे होने ही वाली थी जब वहबान उसकी गर्दन की एक मखसूस रग दबाते उसे वापस बेहोश कर गया था। इस जगह का सीक्रेट वो इस लड़की के सामने खोलने का इरादा तो बिल्कुल भी नहीं रखता था जो इस पर जरा सा भी भरोसा नहीं करती थी। वहबान का मूड सख्त किस्म का बिगड़ चुका था। वो इसके बेजान वजूद को बाहों में उठाए वहां से निकल आया था। वेलकम सर। हनात के स्पेशल गेस्ट आ चुके थे। हनात सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था जब उसकी नजर गेस्ट को बुक्के पकड़ाती अज़ाफा पर पड़ी थी। जिस तरह उन तमाम मर्दों की निगाहें अज़ाफा के शफाफ चेहरे पर पड़ रही थी उसने हनात का खून खौला कर रख दिया था। जो मर्द औरतों को नुमाइशी शय से ज्यादा कुछ नहीं समझता वो आज एक अजनबी औरत के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा था। ये आज की तारीख की सबसे अनोखी ही बात थी। इजाफा दूसरे बुक्के लेकर गेस्ट की जाने बड़ी ही थी जब हनाद उसके सामने आता बुक्के उसके हाथ से छीन गया था। जाओ यहाँ से और ऊपर जाकर मेरे ऑफिस में बिखरी गई हर शय तरतीब से रखो। हनाद दांत पीसते बोलता उसे हैरत के शदीद झटके से दो चार कर गया था। सर मगर आपने ही तो कहा था कि आप मुझे तो आपके साथ। अज़फ़ा ने उसे उसकी सुनाई जाने वाली सजा याद दिलाई थी जो इस वक्त शदीद तैश के आलम में वो फरमोश कर चुका था। मगर मैं ही अब तुम्हें कह रहा हूँ कि जाओ यहाँ से। हनाद इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट की मौजूदगी फरमोश की पूरी तरह से अज़फ़ा की जाने मुतवज्जो था जो वहाँ मौजूद हर इंसान के लिए इतनाई बेयकीनी की बात थी। अज़फ़ा उसकी खुद पर गड़ी लाल आंखों से खायफ होती खामोशी से ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। हनाद का स्पेशल गेस्ट चौधरी हाशिम की शातिर निगाहों से ये मनाजिर महफूज नहीं रह पाया था। हनाद मोहतशिम की किसी लड़की के लिए इतनी फिक्र आम बात नहीं थी। हमेशा दूसरों की कमजोरियों को इस्तेमाल करते आए हनाद मुस्तशिम की अपनी भी एक कमजोरी थी। ये जानकर चौधरी हाशिम के चेहरे पर कमीनगी भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। इतना अजीब इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर ये बंदा चाहता क्या है? पागल तो नहीं है ये? कभी कहता है साथ रहो, कभी कहता है यहाँ क्यों खड़ी हो। अपनी कई बात पर ही पलट जाता है। पता नहीं इतना बड़ा बिजनेस कैसे रन कर रहा है ये उल्टे दिमाग का शख्स। अज़फ़ा अब हनाद के अजीब और गरीब रवैये से ज़र्द हो चुकी थी। उसका जो रूप उसने पार्टी वाले दिन देखा था उसके बाद उसे हनाद मोहतशिम से नफरत सी महसूस होने लगी थी। मगर अब उसका एक बार फिर बदलता रवैया अज़फ़ा को मज़ीद कंफ्यूज कर गया था। इस इंसान की हकीकत क्या थी वो समझ नहीं पा रही थी। असमारा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस वक्त झूठ की बुनियाद पर ही सही मगर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। अनीशा की शादी एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में हो रही थी जहाँ ना किसी किस्म का ख़तरा था ना ही इस बंगले जैसी स्याही। उनकी बेटी भी अब एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने जा रही थी। जब से उन्होंने अपने होने वाले दामाद की तस्वीर देखी थी उनके दिल अफसरदगी मजीद बढ़ गई थी। वो रोशन पेशानी वाला खूबरू नौजवान उनकी मासूम बेटी के लिए एकदम परफेक्ट मैच था। हातिम खानदान के जितने अफराद से भी वो अब तक मिल चुकी थी सब ही इन्हें पढ़े लिखे और सुलझे हुए लगे थे और सबसे ज्यादा अच्छी इन्हें निशा की सास और दादी सास लगी थी। उन लोगों के हुस्न सलूक से समारा बेगम को बहुत मुतासिर किया था। उन्हें अब बस जल्द से जल्द शबीर खान की नज़रों से बचकर निशा को अपने दूसरे खुफिया घर तक लेकर जाना था और ये काम वो मेहंदी वाले दिन ही करने वाली थी ताकि शबीर खान को
को, ताकि शबीर खान को जब तक पता चले तब तक वो अपने प्लान पर कामयाबी से अमल पैरा हो चुकी हो। वो दिमाग में इन सोचों के चलते निशा के रूम में दाखिल हुई थी, जहाँ वो बेड पर कंबल चेहरे तक ओढ़े गहरी नींद में पाई गई थी। स्मारा बेगम मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखती उसके पास आन बैठी थी, इस बात से अनजान कि उनकी बेटी सो नहीं रही थी बल्कि बेहोश पड़ी थी, और ये कारनामा अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उनका होने वाला चहीता दामाद था। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर किसी मजबूत पनाह में सौंपने वाली हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं और मेरी बेटी को ऐसे लोग ही डिवोर्स करते हैं। स्मारा बेगम, जिनका शुमार दुनिया के बदतरीन औरतों में करना आम सी बात थी, जो एक तन्हाई तारीख माजी के रखने के साथ साथ जाने कितनी माओं की झोलियां उजाड़ने की जिम्मेदार थी, मगर अपनी बेटी के लिए उनका दिल बिल्कुल रवायती माओं जैसा था। वो मुफाद परस्त औरत भी ममता के आगे हार गई थी। अपने नापाक इरादों की कामयाबी से भी पहले इन्हें निशा की जिंदगी अजीज थी। लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाली अंदर से एक खौफजदा माँ साबित हो रही थी, जो अपने गुनाहों की परछाई भी अपनी बेटी पर पड़ने नहीं देना चाहती थी। निशा का माथा चुमती हुई बहती आंखों के साथ वहां से उठ गई थी। जी सर, आप फिक्र मत करें, इस वक्त वो हमला करने से ज्यादा अपनी जान बचाने में मसरूफ होंगे, और इससे पहले कि वो कोई नया प्लान तरतीब दे, मैं उन्हें उनकी असली जगह पहुंचा दूंगा। वहबान फोन पर मसरूफ सीढ़ियां उतरता तेज कदमों से भाई की जाने बढ़ रहा था। वो अपने ध्यान में बाहर निकल रहा था जब ड्राइंग रूम में घर की बाकी सब खवातीन के साथ बैठी जीनत बेगम की पुकार ने उसके कदम को ब्रेक लगाई थी। जी दादी जान, सबको अपनी जाने मुतवज्जो देख उसे उनकी जानिब आना पड़ा था। बेटा, हमने तुम्हें वापस जाने से इसलिए रोका है कि तुम्हें बाकी सब बच्चों की तरह अपनी आंखों के सामने देख सके, मगर तुम अपने अनजाने किन कामों में बिजी हो कि हम में से किसी को टाइम ही नहीं दे पा रहे। 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन वक्त होता है ये, उसे यूँ ज़ाया मत करो, और अपने बिजनेस का सारा काम अपने बाप चाचा के हवाले करके कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो ले ही लो। क्या शादी के बाद बहू को इसी तरह किस्तों में अपनी सूरत दिखाने का इरादा है? जीनत बेगम ने एक ही सांस में सबके सामने वहबान की क्लास ले रख दी थी, जो मुसलसल इतने दिनों से उनके घर में तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए बनाए गए रूल्स तोड़ता आ रहा था। जीनत बेगम ने सख्ती से घर के तमाम अफराद पर नाश्ता और डिनर एक साथ करने का रूल नाफिज कर रखा था, मगर वहबान सुबह जल्दी निकल जाता था और ना नाश्ता के टेबल पर पाया जाता था, और रात को लेट वापस आने की वजह से ना डिनर के टेबल पर, जो जीनत बेगम इतने दिनों से नोट करने के बाद आज बोल गई थी। घर में कोई भी उसके असल काम से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो किसी को अपनी ड्यूटी की संगीनियों के बारे में ना बताने पर मजबूर था, मगर अपने घर वालों के इतने प्यार और फिक्र पर उसे उन सब पर टूटकर प्यार आया था, जो उसकी शादी और उसके चेहरे पर खुशी लाने की खातिर मुसलसल काम में जटे हुए थे। आई एम सो सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब ऐसा नहीं होगा। वबान उनके गिर्द बाजू का हारिस कायम करता उनकी पेशानी पर अकीदत से लब रखते बोला था, उसके लिए उसके अपने बहुत अहम थे। मुल्क के अमन व सुकून के साथ साथ उस पर अपने खानदान वालों को भी खुश रखने की जिम्मेदारी आयद होती थी। वहबान की बस इतना ही कहने की देर थी कि जीनत बेगम फौरन मान गई थी। बाकी सब पर ठीक ठाक रौब रखने वाली वो वहबान के मामले में ऐसी ही नरम दिल थी। अच्छा, अब चलो हमें हमारी होने वाली बहू का शादी का जोड़ा सिलेक्ट करवाओ। वैसे भी तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे पसंद के लिबास में ही होनी चाहिए। जीनत बेगम ने मौके पर चौका मारते अपने अकड़ू पोते को पकड़ लिया था, जो अभी उनसे सॉरी बोलने के बाद इन सब से बच नहीं सकता था। सामने पड़े इतने सारे लहंगे देख वहबान की बिचारों जैसी बंदी शक्ल वहां मौजूद तमाम अफराद के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया था। दादी जान, मुझे भला इन सब का क्या पता, आप ही कोई चूज कर ले, मुझे वही सबसे अच्छा लगेगा। अपनी ही होने वाली दुल्हन का ड्रेस सिलेक्ट करना इस वक्त बंदूकों और गोलियों से खेलने वाले उस नड्डे नौजवान के पसीने छुड़ा गया था। बेटा जी, दुल्हन आपकी है, मेरी नहीं। दिशा,
निशा पर कौन सा कलर सूट करेगा कौन सा नहीं, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। जीनत बेगम खफगी का इजहार करती बोली थी, जबकि उनके मुंह से निशा का नाम सुनकर भगवान की आंखों के सामने उसका नाजुक सरापा लहरा गया था। जो लड़की शादी में भी बिजली ढाती थी, वो दुल्हने में जाने उस पर किस कदर बिजलियां गिराने वाली थी। भगवान ने उस कातिल हसीना के तस्वर में डूबे सामने पड़े ब्लड रेड तन्हाई शानदार कीमती लहंगे पर हाथ रख दिया था। नाइस चॉइस वहबान भाई, सबको ही वो लहंगा बहुत पसंद आया था। कितनी क्यूट और नाजुक सी है ना हमारी होने वाली भाभी। हमारे दबंग और खड़ूस से भैया के साथ उनकी जोड़ी बिल्कुल फिट बैठेगी। अरूज धीमे लहजे में बाकी सबसे मुखातिब होते बोली थी, मगर उसकी बात वहबान की ज़ेरक स्मारतों से महफूज नहीं रह पाई थी, जिसके सामने साथ ही वहबान की आंखों के सामने रात का मनाजर लहक गया था। ये सब जो उस लड़की की मासूमियत और नज़ाकत के कसीदे पढ़ रहे हैं, कोई उससे पूछता कि वो हकीकत में उससे कितना मुख्तलिफ थी। वहबान का मूड बदल चुका था। रात को जो निशा ने उसके साथ करना चाहा था, वो इतनी आसानी से उसे भूलने वाला बिल्कुल भी नहीं था। जब भी वहबान अनीशा के बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करता था, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करके ये साबित कर देती थी कि वो समारा बेगम की बेटी और शबीर खान की भांजी थी, जिससे अच्छे काम की उम्मीद करना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं था। मामा, अनीशा ने अपने चकराते सर को थामते बामुश्किल अपनी आंखें खोलने की कोशिश की थी, मगर उसका सर बहुत भारी हो रहा था। कहनियों के बल चक्की के सहारे लेते वो बेड क्रॉन्स के साथ टेक लगाती उठ बैठी थी। काफ़ी देर बाद आवाज़ बेदार होते उसने हैरान नज़रों से खुद को अपने ही कमरे में बेड पर बैठे देखा था। उसे तो कल वहबान अपने साथ कहीं लेकर गया था। अनीशा की निगाहों में वहबान का जंगल वाला रूम घूम गया था। मैं यहाँ कैसे पहुंची? रात को हवा सब कुछ किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। उसने अपनी नादानी में जो हरकत वहबान के साथ करनी चाहिए थी, उस पर इस वक्त वो जी भरकर शर्मिंदा थी। उसका हाथ बेसाथ अपनी कमर पर गया था, जहाँ मौजूद सबूत का बैग जूं का तू देख अनीशा की निगाहों में उस शख्स की अजमत मजीद बढ़ गई थी, जो उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर ये सारे सबूत आराम से ले सकता था। मगर उसने ऐसा कुछ ना करके अनीशा की निगाह में अपने मकान मजीद ऊंचा कर दिया था, और साथ ही उसकी निदामत कई गुना बढ़ा गया था। निशा ने जल्दी से बैग निकालकर उसमें तमाम सबूत होने की तस्दीक की थी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। उन्हें साइड दराज के लॉकर में महफूज रखती निशा बेड पर सीधी हो बैठी थी। वहबान न सिर्फ उसे सही सलामत यहाँ तक छोड़ कर गया था, बल्कि अपने ही चुराए गए सबूत भी उससे जबरदस्ती वापस लेने की कोशिश ना की थी। निशा इस बात को अच्छे से मानती थी कि वहबान ने बहुत ही मेहनत और मशक्कत से उससे बेसमेंट का दरवाज़ा खोला था, और साथ ही वहाँ मौजूद तमाम अफराद को अपनी ताकत और अक्लमंदी से मार गिराया था। लेकिन निशा ने बहुत ही गलत हरकत करते न सिर्फ उसके सारे सबूत चुरा लिए थे, बल्कि उसके मांगने पर उल्टा उस पर हमला आवर भी हुई थी। निशा का गिल्ट गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था, मगर वो अब चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहबान से राब्ता करने का उसके पास कोई जरिया नहीं था। हनान, मुहतशिम और बाकी तमाम अरकान की मीटिंग जारी थी। इर्द गिर्द स्टाइलिश लिबास पहने खड़ी उन सब की पीएस दूसरे मलकान को उलझाने के लिए तैयार खड़ी थी। कोठे पर नाचने वाली तवाइफों को सबसे जिल्लत अमेज मखलूक समझा जाता था, और वहां जाने वालों को हौस का पुजारी। मगर माशरे की इस बस्ती से बहुत कम लोगों की आगाह थे, जो इन पढ़े लिखे मुखलिस लोगों की महफिलों में औरत को नुमाइश की तरह सजाकर माशरे का नासूर बनती जा रही थी। हमेशा इन महफिलों का हिस्सा रहने वाली वो और औरतों को ऐसे ही टिश्यू पेपर्स की तरह इस्तेमाल करने वाला हनान मुहतशिम का दिल आज क्यों इस महफिल से उचाट हो रहा था, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसका ये रवैया मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद ही नोट कर रहे थे, मगर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालात के गुस्से से वहां बैठा हर शख्स बहुत अच्छे से वाकिफ था।
جب کافی دیر بعد چودھری ہاشم نے یہ گستاخی کرنے کی جرت کر ہی لی تھی. کیا ہوا اناس صاحب, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ سب خیریت ہے نا؟ میٹنگ اتنی رنگین ہے, جس پتلی پر ہاتھ رکھیں گے آپ کے سپرد کر دی جائے گی, تو ذرا تھوڑی خوش مزاجی تو دکھائیں ہمیں, خاص طور پر آپ سے ملنے آئے ہیں ہم سب. چودھری ہاشم نے حناد کی جانب مڑتے تنہائی خوش دلی سے اسے مخاطب کیا تھا, جس کے جواب میں اسے حناد کے سب تاثر کے سوا کچھ نہیں ملا تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں چودھری صاحب, آپ اپنا دھیان دیں, دن بدن مارکیٹ میں آپ کے شیئرز گرتے جا رہے ہیں. ایسے نہ ہو ان رنگین تتلیوں پر دھیان دیتے دیتے بہت جلد روڈ پر آنا پڑ جائے. حناد نے جوابی وار کرتے چودھری ہاشم کو شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا. باقی سب کے چہرے کی استضیع مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ حناد کی بات اچھے سے سن چکے تھے, لیکن چودھری ہاشم کو تو اب جیسے حناد محتشم سے منہ کی کھانے کی عادت پڑ چکی تھی, جسے بےعزتی کروانے کے بعد بھی باز نہیں آیا تھا. ویسے حناد صاحب, آپ کی وہ سیکرٹری نظر نہیں آ رہی. اگر وہ بھی یہاں میٹنگ روم میں آ جاتی تو یہاں کا ماحول اور بھی خوشگوار ہو جانا تھا, اور ساتھ ہی آنکھوں کو بھی کافی حد تک ٹھنڈک مل جانی تھی. ویسے بھی یہ سیکرٹری نمائشیں ہوتی بھی تو اسی خاطر ہے. چودھری ہاشم کی زبان میں ایک بار پھر سے کھجلی ہوئی تھی, مگر اس بار اس نے حناد کے بارے میں نہیں بلکہ اضافہ کے بارے میں غلط لفظ استعمال کیے تھے. وہ کیسے سن پاتا؟ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا. ان شخص میری سیکرٹری ان سب کی جیسی نہیں ہے, اس کے بارے میں دوبارہ کوئی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا. حناد آنکھ بگولا ہوتا ہاشم کو زوردار مکہ رسید کرتا کرسی کے ساتھ ہی سر کے بل پیچھے گرا گیا تھا. حناد سر پلیز کام ڈاؤن. حناد کا خاص آدمی سجاول بھاگ کر قریب آتا حناد کو دوبارہ چودھری ہاشم پر ہاتھ اٹھانے سے روک گیا تھا. چودھری ہاشم سمیت کوئی بھی اس صورتحال کے لیے قطعی تیار نہیں تھا. اس معمولی سی سیکرٹری کے بارے میں کہی بات پر ایسا ری ایکشن کوئی بھی حناد محتشم سے اس بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا. نکال باہر پھینکو اسے یہاں سے, آئندہ یہ میری نگاہوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. حناد محتشم بمشکل باقی لوگوں کے سارے نیچے گری کرسی سے اٹھتے. چودھری ہاشم کو خون ہاشم نگاہوں سے دیکھتا راہ میں آئی ہر شے کو ٹھوکر سے اڑاتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا. اف میری خدا, مجھے کس پاگل کے کتے نے کاٹا تھا جو اس جلاد کے اس آفس کو بگاڑ دیا. بلکہ اس سے بھی زیادہ دماغ میرا تب خراب ہوا تھا جب زیادہ پیسوں کی خاطر یہاں جاب کرنے کا سوچا تھا. کتنی بڑی بے وقوف ہوں میں, ایڈیٹ کہیں کی. اضافہ خود کو ہی کوسنے اور گالیاں دینے میں مصروف تھی جب حناد دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا. اضافہ سہم کا دماغ کے ساتھ جا لگی تھی. وہ بالکل ایک کارنر پر کھڑی تھی, اس لیے حناد کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی. اضافہ تو اس کے تاثر دیکھ کر ہی خوفزدہ ہوئی تھی. اپنی کرسی پر جا کر بیٹھتے اس نے ٹیبل پر رکھے ہر شے زمین بوس کر دی تھی. اضافہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھا تھا. ابھی اتنی مشکل سے ہی تو اس نے یہ سب سیٹ کیا تھا. اس شخص کو دوبارہ کیا دورہ پڑا تھا؟ اضافہ اپنی محنت کو یوں ضائع ہوتا دیکھ خفگی سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی, مگر اس کے بگڑے تور دیکھ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی. اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں تھا, باقی چیزوں کی طرح اسے بھی اٹھا کر پٹک دیتا. سر پلیز کول ڈاؤن, ہم اس شخص کی عقل ٹھکانے لگا دیں گے. سجاول حناد کے کافی قریب ہونے کی وجہ سے اس کے غصے کی شدت اچھے سے سمجھتا تھا, اس لیے وہ فوراً اس کے پیچھے آیا تھا. سجاول چلے جاؤ یہاں سے. حناد غصے سے دھاڑا تھا, جس پر سجاول کو نہ چاہتے ہوئے بھی باہر جانا پڑا تھا. ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر سامنے پڑی لکڑی کی ٹیبل پر مسلسل زوردار ضربیں لگاتے وہ شدید اضطراب کی کیفیت میں دوسرے ہاتھ سے کن پٹی چلاتا آپے میں نہیں لگ رہا تھا. اضافہ کو اس کے ہاتھ میں لرزش محسوس ہوئی تھی, جس کا مطلب تھا وہ اس پر غصے کی آخری حدود چھو رہا تھا. اس کی حالت دیکھ اضافہ لمحے بھر کے لیے اس پر رحم سا آیا تھا. تب تو اچھا بھلا تھا, اب اچانک کیا ہوا اسے؟ اضافہ ظاہر لب بڑبڑاتی اس کی جانب بڑھی تھی. اس کے شدید غصے میں ہونے کے باوجود وہ اپنے قدموں کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پائی تھی. اضافہ کو اس کی اس حالت سے خوف کے ساتھ ساتھ اب ترس بھی آنے لگا تھا. وہ دبے پاؤں چلتی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی. سر, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اضافہ کے لب ابھی ہلے ہی تھے جب حناد نے اپنے قریب کی موجودگی محسوس کرتے ہیں غصے کے عالم میں بنا دیکھے سائڈ ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا.
जो चिकना चूर होता कई हिस्सों में बट गया था, जिसके साथ ही सुनाई देती नसवानी चीख पर हनाद ने हैरत से आंखें खोले मुड़कर देखा था। कुछ फासले पर अज़फ़ा को अपना खून आलूदा जख्मी पैर पकड़े नीचे बैठा देख हनाद का दिमाग पूरी तरह उलट चुका था। वो एकदम अपनी जगह से उठा था। गुस्से में वो एक बार फिर उस लड़की को नुकसान पहुंचा चुका था। उसके फेंके गए गिलास के कांच का कोई नुकीला टुकड़ा अज़फ़ा के पैर में खुद कर उसे जख्मी कर गया था। आर यू ओके? हनाद उसके पैर से निकलता खून देख मजीद पागल हुआ था। उसे अब अपनी कंडीशन पर शदीद गुस्सा आने लगा था। वो हमेशा से गुस्से का तेज रहा था, मगर इस तरह अपना कंट्रोल ने कभी नहीं खोया था उसने, जैसे आज वो कर रहा था। वो अपने दिल दिमाग तक पहुंचने की किसी को इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि इससे ज़्यादा खतरे की बात उसके लिए कोई नहीं हो सकती थी। मगर ये लड़की उसे इस कदर इफ़ेक्ट क्यों कर रही थी? क्यों वो उसके मामले में खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था? इस ख्याल के साथ ही अनाद मुस्तशिम की रोशन पेशानी पर मुतअद्दिद शिकने वाज़ा हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एकदम अपने जलाली रूम में लौटता अज़फ़ा को खूनखान निगाहों से देखता उसके मुकाबले आन बैठा था, जो पैर से निकलता अपना खून रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर में अभी तक कांच का टुकड़ा खुबा हुआ था, जिसकी तकलीफ के एहसास से अज़फ़ा का चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था। हनाद के अंदाज पर अज़ीफ़ा मजीद खौफज़दा होती पीछे हटी थी। कितना बेहिस इंसान था वो! उसकी वजह से ही तो उसे इस बुरी तरह से चोट लगी थी, मगर हमदर्दी दिखाना तो वो दूर की बात, उल्टा वो उससे ही बात परस्त कर रहा था। अज़ीफ़ा उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर तकलीफ से भीगती आंखों को झुकाए रुमाल निकालकर अपनी कांच खुबे जख्म पर बांधती उसके सामने से जाने के लिए उठी थी। व्हाट नॉनसेंस! पागल हो गई हो? कांच अंदर ही है और तुमने उसे इतने किस कर बांध दिया है? अक्ल नाम की चीज़ है तुम्हारे पास? वो शदीद तकलीफ के बासत अभी उठने ही कोशिश कर रही थी जब हनाद उसका पैर पकड़ता रुमाल खोलकर दूर फेंक चुका था। अज़फ़ा ने आंखें फाड़े बेयकीन निगाहों से उसकी जानिब देखा था। ये हद दर्जा मगरूर और ऊंची नाक रखने वाला मीर कबीर रईस उसके पैर को हाथ लगा रहा था। ये बात अज़फ़ा समेत दरवाजे में खड़े सजावल को भी बहुत बड़े शौक में मुतबा कर गई थी, जो हनाद की फिक्र में उसे बस देखने आया था, मगर गुस्से में वहशी दरिंदा बनने जाने वाले अपने बॉस को इस रूप में देख उसको भी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। कुछ हद तक मुतमईन होता हुआ खामोशी से पलट गया था। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अज़फ़ा ने उससे अपना पैर आज़ाद करवाना ही चाहा था जब उससे पहले ही हनाद उसे पैर दो पैर झटके देता, आगे होकर बाहों में उठाता, एक तरफ रखे सोफे की जानिब बढ़ गया था। अज़फ़ा मुंह खोले उसे देख रही थी। इस शख्स का कौन सा रूप असली था? वो हर बार उलझ कर रह जाती थी। उसके तरफ पर हनाद ने जिन आग उगलती निगाहों से उसे देखा था, अज़फ़ा खौफ के मारे मुतग़य्यर होती रंगत के साथ चेहरा झुका गई थी। उसे सोफे पर बिठाते हनाद साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता, घुटनों के बल उसके सामने नीचे कारपेट पर आन बैठा था। अज़फ़ा को लगा था वो अब बेहोश हुई कि तब आखिर ये शख्स चाहता क्या था? एक तरफ वो उसे ऐसे घूरता तो जैसे आंखों ही आंखों में निगल जाएगा, और दूसरी जानब उसका इतना केयरिंग अंदाज। अज़फ़ा हकीकत में चकरा कर रह गई थी। उसकी सलवटें जद कशीदा पेशानी पर बिखरे गिने स्याह बाल, इतने नकूश और गहरे गर्दन में लटकी चेन। अज़फ़ा की निगाहें उसमें उलझ कर रह गई थी। मेरे ऑफिस में क्या कर रही थी? हनाद ने उसके पैर में खूब अच्छे खासे बड़े साइज के कांच का मुआयना करते काफ़ी खुदरे लहजे में उससे पूछा था। आप ही ने तो भेजा था साफ करने के लिए। अज़फ़ा तकलीफ की वजह से भीगी आंखें और उसके खौफ से कंपकपाती आवाज़ में बोलती हनाद मुस्तशिम के दिल पर एक बार फिर गहरा हमला कर गई थी। हनाद ने सख्ती से खुद को सरनश करते अगले ही लम्हे अज़फ़ा के पैर से कांच का टुकड़ा खींच कर निकाल दिया था, जिसके साथ ही शदीद तकलीफ के मारे अज़फ़ा की एक दिल खराश चीख कमरे की फिजा में गूंज गई थी। उसने बेख्तियारी में हनाद के मजबूत कंधे पर अपनी नाजुक हथेली खुबाते बहती आंखों के साथ दर्द को जब्त करने की कोशिश की थी, जबकि अपने कंधे पर महसूस होती उसकी नरम हथेली का लम्स हनाद को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर गई थी। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी हथेली को सख्ती से अपने
कंधे से दूर झटकते उसने इजाफा के पैर पर बैंडेज लगाते लाल आंखों से उसे घूरा था। मैंने रूम साफ करने को कहा था, यहाँ बसेरा करने को नहीं। आज तो बहुत मामूली चोट आई है, आइंदा अगर मेरी गुस्से की कंडीशन में मेरे करीब आई तो इससे भी कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अनाथ उसकी थोड़ी सख्ती से अपनी मजबूत गिरफ्त में दबोचता से आंख उगलती निगाहों से वार्न कर गया। अगले ही लंबे लंबे डाक भरता ऑफिस से निकलता चला गया था, जबकि अज़फ़ा कितनी ही देर वहां से हिल भी नहीं पाई थी। ये वहशी इंसान समझता क्या है खुद को, खुद तो पागल है ही, साथ में मुझे भी करने की कोशिश कर रहा है। एक तो मेरा पैर इस बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, ऊपर से सॉरी बोलने की बजाय मिस्टर इतने एटीट्यूड के साथ धमकी देकर गया है। हाय, मैं मजीद इसके साथ काम नहीं कर सकती, मुझे कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा, वरना इसने मुझे ऊपर पहुंचाकर ही छोड़ना है। अज़ीफ़ा दिल ही दिल में बुड़बुड़ाती सोफे का सहारा लेती वहां से जाने के लिए उठी थी। छोटा सा कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसमें ना तो कोई खिड़की दिखाई दे रही थी और ना ही वहाँ रोशनदान का कोई नाम और निशान था। लकड़ी की सख्त सी कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा हुआ शख्स मुसलसल 2 घंटों से तशद्दुद बर्दाश्त करता अपना ढाल होकर एक जानिब लड़क चुका था। जब उसी लम्हे दरवाज़ा खुलने पर हल्की सी रोशनी की लहर पूरे कमरे में अपनी झलक दिखाकर वापस गायब हुई थी। कमरे की खामोश फिजा में गूंजती भारी बूटों की आवाज़ और उसके साथ ही उस आदमी के ऐन सर पर लगा बल्ब रोशन होकर आंखों को चुभती जर्द रोशनी हर सू फैलना कमरे के मनाजिर को मजीद खौफजदा बना गई थी। उस अधमोए शख्स के वजूद में हल्की सी जिन्स हुई थी। पानी हल्की सी कड़ाह के साथ उसके लब हिले थे। जब अगले ही लम्हे बर्फ वाला ठंडा पानी उसके मुंह पर पड़ता उसके 14 तबक रोशन कर गया था। हड़बड़ा कर उठते उसने सामने देखा था, जहाँ चेहरे पर स्याह रुमाल बांधे लहू रंग आंखों के साथ कोई उसे जिंदा भस्म कर देने वाली नजरों से घूर रहा था। उसकी निगाहें ही ऐसी थी कि देखकर ही मुकाबले की आधी जान हवा हो जाती। मेरे और मेरे आदमियों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम पर ज़ाया करें। मैं बस एक बार ही पूछूंगा तुमसे, अगर अब भी तुमने अपना मुंह ना खोला तो जो मैं करूंगा उसके बाद तुम अपने हर सांस पर मरने की दुआ करोगे, मगर मौत नसीब नहीं होगी तुम्हें और ना जिंदगी। फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में है। बताओ तुम लोगों का अगला टारगेट क्या है? ब्लैक ईगल किस हद तक इस सब में अनमोल है? नवाबान की चिंगारती आवाज़ उस शख्स को खौफ के आखिरी दहाने तक पहुंचा गई थी। ये वही आदमी था जो बेसमेंट में बाकी दहशत गर्दों के साथ पाया गया था, मगर ये बाहर से आया हुआ नहीं था, इसका तलक यहीं से था और ये शबीर खान का खास आदमी था। मैं को कुछ नहीं बता सकता। शबीर खान ने इस मिशन के ख़त्म होने तक के लिए मेरी बीवी बच्चों को यरमगाल बना लिया है। उसका कहना है कि अगर पकड़े जाने की सूरत में मैंने ज़रा सा भी मुंह खोला तो वो उन लोगों को मार देगा। आप लोग मुझे मारो या तशद्दुद करो, मगर मैं कुछ नहीं बता सकता। वो आदमी बेबसी के आलम में बोलता वहाबान के तासर मजीद पथरीले बना गया था। लानत है तुम जैसे लोगों पर जो अपने खानदान की हिफाजत और इज्जत की रोटी खिलाने की बजाय हराम खिलाकर शबीर खान जैसे दरिंदों के पास डाल देते हो। वहाबान जो खानदान के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था, किसी के मुंह से ये सब सुन बर्दाश्त नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी बात के जवाब में सामने अपने गुनाहों पर आंसू बहाते शख्स के पास कुछ नहीं था। अगर तुम हमारे साथ तावन करो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बीवी बच्चों को बाहिफाजत वहाँ से निकालूंगा। वहाबान उसके तावन किए बगैर भी उन बेगुनाहों को वहाँ से निकालने का इरादा रखता था। मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरे खानदान को वहाँ से निकलवा दें। वो आदमी वहाबान के सामने सर झुकाए फरियाद करते बोला था, जिसने गुनाह करते और दूसरों के घर तबाह करते एक बार भी नहीं सोचा था कि उसका क्या दुनिया में ही उसके सामने आने वाला था। बोलो। वहाबान कुर्सी घसीट कर उसके मुकाबले बैठते अपनी सद निगाहें उस पर गाड़ गया था। यही तो था उसका मुफरद अंदाज और उसकी दहशत। उसके हाथ उठने से पहले ही मुजरिम के मुंह खुल जाते थे। वहाबान का काम करने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से उसके अपने कुछ साथी एजेंट उसके खिलाफ भी थे, मगर उसे फिर भी परवाह नहीं थी, बल्कि वहाबान हातिम को अपने रब की खुश नुमूदी और अपने खानदान के अलावा किसी की भी रत्ती भर परवाह नहीं थी।
वैसे दादी जान, आप वाकई वहाबान की शादी अपनी मर्जी से अपने वक्तों के मुताबिक ही कर रही हैं। बड़ों ने जाकर लड़की पसंद की, रिश्ता तय पाया और बस शादी हो गई। दुल्हन दूल्हा को एक तस्वीर पर टरखा दिया गया, और ना एक दूसरे को समझने के लिए कोई मुलाकात करवाई गई, ना कुछ। उन दोनों मिलेंगे तो मियाँ बीवी बनेंगे बाद। जब इनकार की या फरार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। हाउ बोरिंग ना। इस वक्त में सब डाइनिंग रूम में जमा एक दिन बाद शुरू होने वाली वहबान की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब खज्जर ने जले दिल के साथ मुंह बनाते कहा था, हाउ बोरिंग की बच्ची, तुझे तो मैंने तस्वीर भी नहीं दिखानी। जीनत बेगम की गुरी के साथ कही जाने वाली बात। खजर अगले ही लम्हे भाग कर उनके कदमों में गया था। आप मेरी शादी करवाने का सोचें तो तस्वीर बेशक मत दिखाइएगा। खजर के तलावले अंदाज पर जहाँ उसे जीनत बेगम की जाने से सख्त गुरी वसूल हुई थी, वहीं बाकी सब अपना कहकर नहीं रोक पाए थे। गांव से बुलवाया है मैंने रशीदा और उसकी भांजी को, कुछ करवाती हूँ बंदोबस्त तुम्हारा भी। जीनत बेगम ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखते साबित कर दिया था कि वो भी उसकी दाती थी। रशीदा उनकी भाभी थी, जो कि उनके बाकी ससुराल की तरह गांव में ही रहती थी। रशीदा बेगम की भांजी नसीबा खजरा के पीछे लट्टू थी, मगर उसके अजीबो गरीब हुलिया और बिल्कुल पेंडू लोगों जैसे बर्ताव की वजह से खजर हमेशा उससे दूर ही भागता था। अब भी उसकी शादी में आने का सुनकर खजर का मुंह लटक चुका था। अब आएगा ना मजा, हमेशा हमें तंग करके रखा होता है। दादी जान, मैं तो कहती हूँ वहबान भाई की शादी पर इनका भी रिश्ता पक्का कर दे, कितना मजा आएगा। अरूज और बाकी सब भी उसकी इस हालत से बहुत मजे लेते थे। दादी जान, मैं पूरी तरह से मजाक कर रहा था, अभी वहबान की शादी पर ही फोकस करें, और तुम्हें बाद में सेट करता हूँ चुड़ैल। खजर को वहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं लगा था। वो उठकर वहां से भागा था, जब सामने से आते वहबान से बुरी तरह से टकरा गया था। क्या हुआ? वहबान उसके कंधे के गिर्द बाजू हायल करतों से साथ लिए वापस डाइनिंग रूम की जानिब लाया था। यार तुम्हारे ही साथ दे रहा था, इसी चक्कर में उन्होंने मुझे रगड़ दिया। खजर ने वहबान के सामने मासूमियत का इजहार करते कहा, जबकि जीनत बेगम उसे टाइम पर घर लौटकर देख बहुत खुश हुई थी, जिसे अब आधा उनके करीब ही बरजबान हुआ था। ब्लू टी शर्ट और ग्रे पैंट में मुबलिस व थका सा भी बहुत हैंडसम लग रहा था। सैमा बेगम ने भी मोहब्बत पाश निगाहों से अपने लाडले को देखते उसकी नजर उतारी थी। वहबान भाई, इसका कहना है कि आपकी एक बार हमारी होने वाली भाभी से मुलाकात होनी चाहिए, ताकि आप लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। हीरा बोल रही थी, जबकि वहबान की निगाहों में अपनी होने वाली बीवी के साथ गुजरी पिछली सारी मुलाकातें घूम गई थी, जिनमें से कोई एक भी खुशगवार नहीं थी। वहबान बेटा, आप मिलना चाहते हैं? जीनत बेगम ने वहबान का गुमसुम अंदाज देख इस्तफार किया था। इन्हें वहबान शुरू से बहुत अजीज था, मगर जब से वो इतने टाइम से उनसे दूर रहा था, इन्हें मजीद अजीज हो गया था। उसके बिना कुछ कहे वो उसकी मानने को तैयार हो जाती थी। नहीं दादी जान, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। वहबान इन्हें अब क्या बताता कि वो उस लड़की के साथ कब और कैसे मुलाकातें कर चुका है, जबकि जीनत बेगम उसकी फरमाबरदारी पर उसे मोहब्बत से देख कर रह गई थी। क्या करूं, कैसे राब्ता करूं उससे? अनिशा मुसलसल टेरेस पर चक्कर काटती जेरे लब बुड़बड़ा रही थी। उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी, और वो उस इंसान से माफी मांगना चाहती थी जिसका नंबर तो दूर की बात उसका नाम भी नहीं पता था। उसका नाम क्या होगा भला? अकड़ू खान ही होगा जरूर, जितना वो अकड़ता है उसके अलावा भला क्या नाम हो सकता है? अनिशा जेरे लब बड़बड़ाई थी, जिसके साथ ही टेरेस की दीवार पर पड़ते साय को देख अनिशा ने बमुश्किल मुंह पर हाथ रखते चीख निकलने से रोकी थी। उसने दूर हटना चाहा था, मगर तब तक वो स्याह होला उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींच चुका था। कि कौन? अंधेरे में खड़े होने की वजह से अनिशा उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन उसके करीब जाने पर जो खुशबू अनिशा के नथों से टकराई थी, उस पर अनिशा के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट खिल गई थी। कितनी लंबी उम्र थी उस शख्स की, या उसकी पुकार में इतनी ताकत थी कि उसको याद करने
पर वो फौरन वहां आन पहुंचा था। कौन हो सकता है? गंभीर सरगोशी पर निशा की सांसें अथल पथल हुई थी। अपने होने की तस्दीक के साथ वो उसे आजाद करता कमरे के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ गया था। जब अनिशा भी उसके पीछे लपकी थी, मगर उसे दरवाजे की जाने बढ़ता देख अनिशा की आंखें खौफ के मारे फटकर बाहर आने को तैयार थी। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर गार्ड्स का ढेर लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे भी हैं। आप पर नजर पड़ते ही वो आपको खत्म कर देंगे। अनिशा ने भाग कर आगे आते उसकी मालूमात में इजाफा करने के साथ साथ दरवाजे के साथ अपनी कमर अटकाते उसे पूरी तरह ब्लॉक किया था, जिसके जवाब में वहाबान ने जिन सख्त तरीन निगाहों से उसे घूरा था, अनिशा शर्मिंदा होती चेहरा झुका गई थी। उसने अब तक वहाबान का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसकी सख्त निगाहों की खूबसूरती से वो इतना तो अंदाजा लगा चुकी थी कि ये शख्स अपनी आवाज और काम की तरह दिखने में भी बेहद हसीन होगा। सिर्फ बाहर खड़े गार्ड्स नहीं, इस बंगले का हर फर्द मुझे खत्म ही करना चाहता है और तुम उनमें सरफस्त हो। मुझे लगा था तुम्हारी मदद करने की खातिर अब तक शबीर खान या अपनी माँ को मेरे बारे में नहीं बताया, लेकिन इस मामले की असल हकीकत भी अब मेरे सामने आ चुकी है। तुमने अब तक किसी को मेरे यहाँ आने के बारे में इसलिए नहीं बताया कि इस तरह तुम्हारा बोल खुल जाने का भी खतरा है। ये एक्टिंग दोबारा मेरे सामने मत करना। जो लड़की खुद मुझे मारना चाहती थी, उसके मुंह से अपनी शिकर सुनता किसी जोक से कम नहीं है मेरे लिए। और आखिरी बात, तुम्हारे इस दी ग्रेट शबीर खान ने हर कमरे में सीसीटीवी फुटेज लगा रखा है। सामने दीवार पर लगे बल्ब में उसने खुफिया कैमरा छुपा रखा है, तो इन कैमरों से डरने की जरूरत तो नहीं है मुझे। वहबान एक गिलास चबा चबा कर बोतों से जमा देने वाली निगाहों से घूरता दरवाजे से साइड पर धकेलता वहां से निकल गया था, जबकि अनिशा हक्का बक्का सी खड़ी रह गई थी। एक तरफ वो इस शख्स से खुद को दूर रखने की कोशिशें कर रही थी, तो दूसरी जानिब उसकी अपने हवाले से इतनी बदगुमानी देख अनिशा का दिल बुरी तरह से बेचैन हुआ था। सिर्फ बाहर खड़े गार्ड्स नहीं, इस बंगले का हर फर्द मुझे खत्म ही करना चाहता है और तुम इसमें सरफस्त हो। मुझे लगा तुम्हारी अनिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ में इस इंसान की कोई जगह नहीं थी, मगर उसका दिल इसकी शख्सियत का शिदाई होकर रह गया था। उसने बहुत कोशिश की थी इसका ख्याल दिल में ना लाने की, मगर कम वक्त दिल पर उसका जोर नहीं चल पाया था। इस वक्त भी वो अनजाने किस मकसद की खातिर खुद को खतरे में डालकर अकेला अंदर गार्ड्स के झुरमुट में घुस चुका था, और इधर अनिशा दरवाजे उसकी खातिर ही खुला रखे बेचैनी से रूम में चक्कर काट रही थी। वहबान का कहीं और से घुसना शबीर खान को अल्टर कर सकता था। अनिशा से लाख बदगुमान और गुस्सा सही, मगर वो इतना यकीन अभी भी उस पर रखता था कि वो किसी सूरत उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए क्या? अनिशा इतनी देर हो जाने पर फिक्रमंदी से बोली थी, जब उसी लम्हे खुले दरवाजे से आती फायरिंग की आवाज उसके कानों में गूंजी थी। अनिशा का दिल जोर से धड़क उठा था। अगर वो पकड़ा गया तो वहां से उसका बच निकलना नामुमकिन था। या अल्लाह जी, प्लीज उसकी हिफाजत करना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज अल्लाह जी उसकी मदद कीजिएगा। अनिशा का दिल बेचैन हुआ था। अगर ये गोली उसे ही लगी हुई तो इससे आगे अनिशा कुछ सोच ही नहीं पाई थी। इतनी देर बाद भी वहबान को वापस ना आता देख अनिशा खुद ही बाहर निकल आई थी। कमरे के बाहर उसे एक हलचल सी महसूस हुई थी। तमाम गार्ड्स के अंदाज मशकूक से लग रहे थे उसे, जबकि एक जानिब क्वार्टर में पड़ा खून उसकी आंखों में नमी भर गया था। सर प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। सजावल हनाद को अब शराब की चौथी बोतल उठाता देख उसके करीब आया था, जिस पर हनाद की जनाब से मिलने वाली घुरी पर सजावल के कदम वहीं जम गए थे, और वो बेबसी से उस वजाहत के शिकार को देख कर रह गया था जो अपने आप को अपने हाथों से जाया कर रहा था। सिजावल उसके बहुत करीब रहने के बावजूद उसके इस इस्तराब की वजह नहीं जान पाया था। जाने उसके माजी में ऐसा क्या हुआ था कि वो अब तक उस दर्द और तकलीफ से नहीं निकल पाया था। पूरी दुनिया के सामने एक कामयाब बिजनेसमैन दर हकीकत अंदर से इतना टूटा हुआ था, सिजावा के सिवा कोई नहीं जानता था। हनाद मोहतशिम की जिंदगी में ना कोई ऐसा इंसान था जो उसे संभालता, उसके दर्द को बांटता, क्योंकि हनाद मोहतशिम ने कभी किसी को अपने इतने करीब आने ही नहीं दिया था।
اسے یہ ساری دنیا اور اس کا ہر فرد فریب سے زیادہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ حناد محتشم میں سب سے بڑا خلاف ہی یہی تھا کہ وہ کسی پر اعتبار نہیں کر پاتا تھا۔ یہ شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف تھا۔ حناد محتشم کی بے حسی اور سنگ دلی کے چرچے اس کے پورے سوشل سرکس میں پھیلے ہوئے تھے۔ سرکل کی تمام حسین لڑکیاں ہر پارٹی میں اس کے گرد منڈلاتی پائی جاتی تھیں، جن کو اس نے کبھی گھاس نہیں ڈالا تھا۔ ہاں، کبھی تنگ آ کر اپنے اندر کی تنہائی سے گھبرا کر اس نے کچھ حسیناؤں کو اپنے بستر کی زینت بنایا تھا۔ ان کو ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر معاوضہ دینے کے بعد اسے آج تک مڑ کر ان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن اس سب سے بھی اسے سکون نہیں مل پایا تھا، بلکہ اس کے اندر کا اس طرح مزید بڑھ جاتا تھا۔ وہ بالکل پستیوں میں گھرا ہوا انسان تھا، جسے صرف سکون کی تلاش تھی، مگر وہ اب تک اس میں ناکام رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ شراب کی چوتھی بوتل بھی آدھی بوتل خالی کر چکا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے سجاول آنکھوں میں نمی بھرے روم سے نکل گیا تھا۔ موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرتے اس کے چہرے پر حناد محتشم کے لیے کچھ کر گزرنے کی چمک واضح تھی۔ وہبان کو خبر ملی تھی کہ آج مبشر خان گھر پر نہیں تھا، اور اس خبیث انسان نے اپنے خاص آدمی الطاف سمیت باقی بھی ایک دو لوگوں کی فیملیز کو یرمغال بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہبان یہ جان لینے کے بعد کہ 10 کے قریب معصوم جانیں خطرے میں ہے، خود کو یہاں آنے سے روک نہیں پایا تھا۔ باہر کے تقریباً تمام گیٹ پر بہت زیادہ سختی تھی، جہاں سے اندر جا پانا ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس نے نشا کے کمرے کے راستے اندر جانے کا سوچتے وہاں ویسا ہی کیا تھا، جس کے باہر موجود گارڈز میں 2 آدمی اب اس کے بھی شامل ہو چکے تھے۔ جب سے اسے بلیک ایگل کی نشا کے حوالے سے ڈیمانڈ کا پتہ چلا تھا، تب سے اس نے نشا کی سیکورٹی کے لیے اپنے آدمیوں کو تنہائی ہوشیاری سے شامل کر دیا تھا۔ نشا اس مشن میں اس کے لیے بہت اہم تھی۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ نشا بہت سے رازوں کے بارے میں جانتی ہے۔ جہاں تک وہبان کی معلومات تھی، نشا وہی واحد لڑکی تھی جس نے بلیک ایگل کا چہرہ دیکھ رکھا تھا۔ اس وجہ سے بھی نشا کا اس کے ہاتھ سے نکلنا یا کسی اور کے ہاتھ چڑھنا نقصان کا باعث ہی تھا۔ ان سب باتوں سے اختیار کی وجہ سے ہی اس نے ایسا کر رکھا تھا، ورنہ نشا کے ساتھ جڑا سمارا بیگم اور شبیر خان کا حوالہ وہبان حاتم کو اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچنے ہی نہیں دیتا تھا، اور اگر کبھی وہ ایسا کچھ سوچنا چاہتا بھی تھا، تب بھی انیشا کچھ نہ کچھ الٹا کر کے اسے خود سے شدید بدگمان کر دیتی تھی۔ وہبان اس میں سمیرہ بیگم اور شبیر خان کی جھلک دیکھ کر اسے مزید ناپسند کرنے لگ جاتا تھا۔ وہبان اس وقت بھی اپنے انہی 2 آدمیوں کی مدد سے انیشا کے روم سے نکلا تھا، جو پہلے ہی اس کے لیے بیسمنٹ تک کا راستہ کلیئر کر چکے تھے۔ وہاں کے ایک گارڈ کو بے ہوش کر کے وہبان اس گارڈ کے ہی سیاہ یونیفارم میں مبلس بیسمنٹ تک پہنچا تھا، جہاں ان معصوم بے گناہ لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ انیشا کے دیے گئے نقشے سے ہی اس نے بیسمنٹ کا وہی خفیہ راستہ استعمال کرتے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود وہاں سے نکلتا، سمارا بیگم اور بابا کو کسی کے بیسمنٹ میں ہونے کا علم ہو چکا تھا، لیکن مینیجر وہبان حاتم تک پہنچنا ان کے لیے خواب سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اصفا گہری نیند میں تھی جب تکیے کے قریب رکھا اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ حنان کی نیند خراب نہ ہو اس لیے اس نے ساؤنڈ آف کر رکھا تھا۔ وہ خود بھی گہری نیند میں تھی، مگر مسلسل فرق کے ساتھ ہلتے موبائل نے اس کی نیند میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ اف اللہ جی، یہ اس وقت بھی کوئی کال کرنے کا ٹائم ہے؟ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ اصفا زیر لب بڑبڑاتی بنا آنکھیں کھولے موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کرتی فون کان سے لگا گئی تھی۔ مس اصفا، میں حناد سر کا اسٹوڈنٹ سجاول بات کر رہا ہوں۔ سجاول کی آواز سن کر اصفا کا دماغ بھنگ سے اڑ چکا تھا۔ باس کیا کم تھا جو اب اس کا ملازم بھی رات گھر کال کر رہا ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ گھٹیا شخص سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ بنا اس بیچارے کی ایک سنے اضافہ غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ اسے حناد محتشم سمیت اس کے دفتر میں کام کرتا ہر فرد ہی کریکٹر لیس اور گھٹیا لگتا تھا، جن کے لیے لڑکیاں ان کی راحت کے سامان سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ دیکھیے مس اصفا، میری 1 منٹ بات تو سن لیں۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کو کال کرنا مناسب نہیں ہے، مگر مجھے حناد سر سے متعلق آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ سجاول نے اس کی شدید قسم کی بدتمیزی کے باوجود بہت اچھے سے جواب دیا تھا، لیکن اضافہ سلطان کو اپنی نیند سے پیار
प्यारा कोई नहीं था। उसकी नींद खराब की गई थी। वो भला क्यों कर सुनती है नाथ के बारे में, उसके आदमी से कोई भी बात। वो ये कौन सा वक्त है जरूरी बातें करने का। सुबह मैं ऑफिस आऊंगी, जो बोलना है बोल देना। अभी दोबारा मुझे कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अज़फ़ा उस पर बुरी तरह भड़कती कार काट गई थी, जबकि सजावल हक्का बक्का सा मोबाइल स्क्रीन को घूरता रह गया था। उसने अनाथ की आंखों में अज़फ़ा के लिए जो एहसास देखा था, वो आज से पहले उसने कभी किसी लड़की के लिए नहीं देखा था। उसे पहले दिन से ही अनाथ की निगाहों में ये तासर नजर आ गया था, मगर आज शाम को हुए वाक़ये ने उसका शक बाहर बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उसे अब यकीन हो चुका था कि अनाथ उस लड़की के लिए कुछ न कुछ फील करने लगा था। शायद ये लड़की ही थी जो उस बिगड़े और भटके इंसान को राह रास्त पर ला सकती थी, क्योंकि अज़फ़ा सुल्तान बाकी तमाम लड़कियों से मुख्तलिफ थी, जो हनाद मोहतशिम की जरा सी तवज्जो मिलने पर उसकी बाहों में नहीं आन गिरी थी, जो अपने औरत होने के रुतबे से अच्छी तरह वाकिफ थी। और शायद अज़फ़ा का यही ग्रेज और शर्म व हया हनाद मोहतशिम को अट्रैक्ट कर चुका था। सजावल और उसके फैमिली को हनाद ने हमेशा हर मोड़ पर सपोर्ट किया था। उसे बुरे और अच्छे दोनों वक्तों में हनाद भाई बनकर उसके साथ खड़ा रहा था, तो वो भला कैसे पीछे हट जाता और उसे ऐसी ही अजियत और दर्द में घुलते देता। सजावल अब किसी भी तरह अज़फ़ा को हनाद के करीब लाने का इरादा रखता था। अनिशा को हर तरफ गार्ड के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसकी मुतलशी बेचैन निगाहें चारों ओर फैली हुई थी। पाने गूंगे पानी के नाटक की वजह से निशा किसी से पूछ भी नहीं पा रही थी कि असल में हुआ क्या है। वो अभी वहाँ क्वार्टर के दरमियान में ही खड़ी थी, जब एक जानिब से उसे बाबा दो आदमियों के साथ तेज तेज चलता दूसरी जानिब जाता नजर आया था, लेकिन उस पर नजर पड़ती वो फौरन जाते जाते पलटा था। उसे अपनी जानिब आता देख अनिशा ने बामुश्किल स्माइल दी थी। ज़हरे नसीब, आज तो बड़े बड़े लोग अपने हुजरों से निकल आए हैं, क्या हुआ, सब ठीक है। अनिशा को यूं सामने देख बाबर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो अनजाने कब से दिल ही दिल में इस लड़की को पसंद करता था, और अब बहुत जल्द शबीर खान और समारा बेगम से इसका हाथ मांगने की ख्वाहिश भी रखता था। शबीर खान और समारा बेगम के दिमागों में चलती प्लानिंग से अनजान, उसकी बात के जवाब में अनिशा ने इशारे से फायरिंग की आवाज़ के बारे में पूछा था, जिससे घबराकर वो बाहर निकल रही थी। ओह, तो तुम फायरिंग की आवाज़ से डर गई थी। बाबर उसके चेहरे पर फैली परेशानी देख उसका हाथ थामे उसके करीब आया था। जहां निशा ने उसके हाथ पकड़ने पर अजीब निगाहों से उसे देखा था, वहीं कुछ फासले पर पर्दे के पीछे खड़े वहबान हातिम का खून खोल कर रह गया था। इस घटी इंसान की जरूरत भी कैसे हुई थी उसकी होने वाली बीवी को हाथ लगाए, इससे पहले कि वहबान वहां खड़े खड़े ही बाबर के कर ठिकाने लगा देता। अनिशा ने जल्दी से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाल लिया। किसी एहसास के तहत उसने इर्द गिर्द निगाहें घुमाई थी, मगर हर तरफ चौकर और चौबत खड़े गार्ड्स के साथ से कोई दिखाई नहीं दिया था। वो दूसरा आज अनजाने कहते यहाँ कोई शख्स घुस आया था, जिसे कुछ देर पहले गार्ड्स ने मार गिराया है। अब उसकी शिनाख्त की जा रही है कि वो कौन है और उसे किसने भेजा था यहाँ। बाबर जैसे जैसे बोलता जाता निशा को वैसे ही अपनी सांस मदम होती महसूस होती। उसके दिल दिमाग में सन्नाटा छा गया था, लेकिन बाबर के सामने खड़े होने की वजह से उसने अपने तासर नाम ही रखे थे। उसे बहुत गहरी निगाहों से घूरता वहबान उसके मुस्कुराते चेहरे का कोई और मतलब निकालता उससे मजीद बदगुमान हुआ था। वो लोग किसी के स्याह बंगले में घुसने की खबर होने पर अपनी सिक्योरिटी अल्टर करते वहबान तक पहुंचने ही वाले थे, जब यहाँ भी वहबान ने जहानत का सबूत देते उसी बेहोश गार्ड को जिसे उसने अपने कपड़े पहना रखे थे अपने आदमियों के थ्रू मरवा कर और मशकूक आदमी बताकर बाबर के आगे पेश कर दिया था। तनाई आराम से उसकी जहर का मजा इन्हीं के चखाते सारा शक उस पर होने की वजह से वहबान वहां से बच निकला था, जबकि निशा बाबर का कहा जाने वाला आदमी वहबान ही समझती शदीद तकलीफ के आलम में अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। निशा से वहां खड़े होना दुश्वार हुआ था। वो बाबर से मजीद कोई बात ही नहीं कर पाई थी और अपने आप को घसीटती रूम की जाने बढ़ गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग भला उसे कैसे मार सकते हैं? उसने खुद को बचा लिया होगा। हाँ, वो बहुत बहादुर है। उस तक पहुंचना इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। अनिशा आंसू बहाने के साथ साथ खुद से हम कलामी करती बुरी तरह रो दी थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उसे अब
तो वापस आ जाना चाहिए था ना। निशा का वजूद हौले हौले कांप रहा था जब उसी लम्हे दरवाजा खुला था। निशा ने बेकरारी से पलटकर दरवाजे की जानिब देखा था, मगर वहां खड़ी असमारा बेगम को देख अनीशा ने चेहरा मोड़कर फौरन से पहले अपने आंसू साफ किए थे। आजिफा की दोबारा आंख लगी ही थी जब एक बार फिर से वो वाइब्रेट होता मोबाइल उसे गुस्से में पागल कर गया था। उसे जितनी अपनी नींद प्यारी थी, लोग उतना ही उसकी नींद के दुश्मन थे, और सबसे बड़ा दुश्मन था हनाद मोहतशम। अब भी उसका नाम स्क्रीन पर जगमगाता देख अज़ाफ़ा के तन बदन में आग भड़क उठी थी। उसका दिल चाहा था कॉल काट कर फोन स्विच ऑफ कर दे, मगर उससे कोई वैध नहीं था। वो पागल इंसान गुस्से में आकर उसके घर भी आन धमकता, इसलिए नाचारा अज़ाफ़ा को कॉल अटेंड करनी पड़ी थी। मैंने ड्राइवर भेजा है अभी और इसी वक्त मेरे पास आओ। हनाद की बोझल गंभीर आवाज अज़ाफ़ा के 14 तबक रोशन कर गई थी। वो उछल कर बेड से नीचे उतरी थी जब पैर में लगी चोट में दर्द की वजह से उसकी कड़ाह निकल गई थी। मैं इस वक्त क्यों आऊँ वहाँ? अज़ाफ़ा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर बहुत मुश्किल से खुद को रोकते जबान दांतों तले दबा गई थी। क्योंकि ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। क्या हर बार कॉन्ट्रैक्ट में लिखा याद करवाना पड़ेगा मुझे? हनाद की सद वहशतनाक सरगोशी पर अज़ाफ़ा का वजूद खौफ से लहज उठा था कि लेकिन इस टाइम आपको क्या काम है मुझसे? अज़ाफ़ा की ज़बान लड़खड़ा गई थी। अगले 15 मिनट में यहाँ होनी चाहिए हो तो फिर खुद ही पता चल जाएगा। हनाद पर शराब की वजह से निशा सा तारी हो रहा था, जिसकी वजह से वो बामुश्किल अपने हवास कायम रख पाता उससे बात कर रहा था, मगर उसकी बोझल भारी आवाज़ अज़ीफ़ा की धड़कनें मुंतशिर कर रही थी। मगर सर, उसने कुछ कहना चाहा था लेकिन फोन बंद हो चुका था। रात के इस पैर उस बंदे के चुंगल में जाना किसी खतरे से कम नहीं था, लेकिन यहाँ जाकर भी वो उस जनूनी और उल्टी खोपड़ी के मालिक इंसान को कोई तन्हाई कदम उठाने का मौका नहीं दे सकती थी। अज़ीफ़ा के पूरे वजूद पर खौफ तारी हो चुका था और वो फैसला कर पाने में नाकाम थी कि उस इंसान पर एतबार करना चाहिए या नहीं।